हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, बहुत दिनों से इधर क्लास आपकी बंद थी, सक्षमता क्लास की। हम थोड़ा सा ट्रेनिंग में बिजी थे और ग्रुप में भी हम बिजी मतलब मैसेज कर दिए थे। बहुत सारे लोग का कॉल भी आया, मैसेज भी आया, बहुत सारे लोग नए नए जुड़े भी। और अब नियुक्ति पत्र बढ़ चुकी है बीपीएससी ट्री 2 का। अभी देखिए, आप लोग की तैयारी अब शुरू हो गई है ना। तैयारी चलेगी और जो पीछे तैयारी हो गई थी, है ना, वो तो आप लोग कर ही लिए होंगे। लगभग अभी 14 क्लास हुआ था इसका। बीच में इधर बहुत दिन से क्लास आपकी बंद थी, लगभग 15-20 दिन से क्लास आपकी लगभग बंद थी इधर। हम थोड़ा सा बिजी थे। आपकी क्लास चलेगी, निरंतर चलेगी। जब हम आपका बीड़ा उठाए हैं तो इसको हमको पूरा करना ज़रूरी है और पूरा करेंगे भी। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी तैयारी होगी सक्षमता की। और अभी फ़िलहाल इसी प्रकार से आपको वीडियो मिल जाएगा और बाद में जब समय मिलेगा तो हम आपको लाइव आकर के भी हम बताएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसी प्रकार से आपको वीडियो उपलब्ध हम करवा देंगे डेली रात में 9 बजे से, है ना, क्योंकि दिन में तो समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। और जो लोग अगर इसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें जुड़ जाइएगा। ये नंबर आपको दिया गया है, आप इस नंबर पे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, लाइव क्लास भी मिल जाएगा। पीछे जो 14-15 क्लास हुई है पीछे, वो आपको पूरा मिल जाएगा और उसका वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, 7857824310। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करें सक्षमता परीक्षा 2023 की। और देखिए, कल नियुक्ति पत्र जो बटा था आपका 13 तारीख को, उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी बोला गया कि जो लोग नियोजित टीचर हैं उनका सक्षमता परीक्षा होगा और एक सामान्य परीक्षा होगी, ज़्यादा टफ परीक्षा नहीं होगी, उनके द्वारा भी बोला गया। और बहुत जल्द आपकी परीक्षा होगी, लेकिन हमें जैसा कि लग रहा है कि इलेक्शन के पहले ये एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। इलेक्शन के बाद ही उम्मीद बनता है, क्योंकि जनवरी तो आधा समाप्त ही हो गया दोस्तों और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। तो क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर आपका आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, तो उसमें आपका फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए अभी लग रहा है कि इलेक्शन के यानी कि अप्रैल के बाद ही आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, ठीक है। तो आपकी क्लास चलते रहेगी, बीच बीच में कभी कभी गैप भी हो सकता है ना। तो जब हम समय रहेगा हम आप लोग की क्लास लेते रहेंगे। गैप ऐसे बहुत कम ही होगा, नहीं के बराबर हम समय आप सभी के लिए निकाल लेंगे, है ना। और रात्रि में ही आपकी क्लास डेली होगी 9 बजे से, ठीक है। तो आज जो होगी आपकी 15वां क्लास होगी, है ना। इसके पहले 14 टेस्ट आपका हो गया था, नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, उसका भी हम आपको भेज देंगे, है ना। और अभी इसका कोई सिलेबस वगैरह नहीं आया है, लेकिन इसमें यह है कि पेडागोजी तो आपको पूछेगा ही, और जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, ये सब भी आपको इसमें पूछेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका ये टेस्ट चल रहा है और जैसे आपका सिलेबस आ जाएगा तो फिर उस अनुसार से आपका टेस्ट होगा और उसी अनुसार से आप लोग को हम देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू किया जाए। सबसे पहले पेडागोजी को देखेंगे और इसमें कैसे आपको जुड़ना है। तो देखिए, हमारी जो क्लास शुरू हुई थी वो 20 नवंबर से हुई थी, लेकिन इधर तो 20 दिन से ऐसे ही क्लास बंद था, है ना। अभी मात्र इसका 13-14 क्लास हुआ है, अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप इसमें आराम से जुड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ज़्यादा क्लास इसमें छूटा अभी नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसका फ़ी मात्र ओनली 351 है। आप इसमें पे करके, ये नंबर हमारा है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पे करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है और पीछे वाला जो क्लास हुई है वो आपको सभी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग भी पे करेंगे तो ये नंबर आपको है, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट हमें ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले शुरू करेंगे हम पेडागोजी से आपका, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी भी आपको इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो पेडागोजी के भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग को देखते चलना है। और अभी देखिए, जो आपकी क्लास हो रही है ना, ये 1 लाइनर अभी करवा रहे हैं, फिर आपका इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी हम करवाएंगे। ऑल 1 लाइनर देखिए, पेडागोजी में 76 क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे। लगभग आज भी यहाँ पर 30-40 सवाल पेडागोजी का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला आज सवाल है पेडागोजी का 77 नंबर के छात्रों का विश्वास
प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है अगर, ठीक है, अगर छात्र का विश्वास अगर प्राप्त करना है तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, आज के समय में दोस्तों अगर आप बच्चों से अगर विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं तो एक दोस्त के जैसा आपको बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, दोस्त के जैसा बच्चों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, बच्चों के साथ पढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्लास में हो चाहे आप बाहर हो, ठीक है। तो मित्र जैसा व्यवहार आपको करना चाहिए, तभी बच्चे का आप पर विश्वास होगा, है ना। एक जैसे कि हम एक दोस्त पर विश्वास जिस प्रकार करते हैं तो बच्चों को मतलब कि एक दोस्त जैसा आपको बनना पड़ेगा बच्चा के साथ, है ना। तो ये होता है आपका। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है 78 नंबर सवाल है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था। देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 स्तर है ना, इसको बताया गया था किस विद्वान के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताया गया था दोस्तों आपका जीन पियाजे महोदय के द्वारा। इसके पहले देखिए, पेडागोजी का जो 76 आपको जो क्वेश्चन हम करवाए थे वो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेडागोजी का है। यही सब क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जीन पियाजे। अगला सवाल है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। कह रहा है कि बालक की जो सोच है दोस्तों वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यानी कि मूर्त, है ना। यहाँ पर आपको पूछ रहा है यानी कि मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है ये कौन सी अवस्था है, इसकी उम्र। मैंने पेडागोजी प्रधान शिक्षक में पढ़ाते समय दोस्तों पूरा डिटेल में आपको ये सभी चीज मैं समझाया था, और इसमें भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक, है ना। 7 से 12 आपको दिया गया है, ऐसे ज्यादा करके 7 से 11 ही होता है। यहाँ पर आपको 12 दे दिया है तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको ऑप्शन में 7 से 11 या 12 आपको दे सकता है, ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं। एक आध साल आगे पीछे दे देते, लेकिन ऐसे 7 से 11 ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर कि गिलफोर्ड महोदय ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। जी हाँ, तो जो गिलफोर्ड है ना, जो मनोवैज्ञानिक जो गिलफोर्ड महोदय हैं, इन्होंने अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग किया है ये किसके समान अर्थ में किया है ना। ये भी पूछा जाता है कि अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसने किया है, तो गिलफोर्ड महोदय के द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है अभिसारी चिंतन का प्रयोग ये किसके समान अर्थ में किया गया है, तो सृजनात्मक चिंतन में आपका किया गया है, ठीक है, सृजनात्मक चिंतन में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बुद्धि का त्रिक बिंदु जो सिद्धांत दिया गया है या त्रिबिंदु सिद्धांत जो दिया गया है ये स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया, ठीक है, स्टर्नबर्ग ने दिया है। और इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा। ये भी पूछा जाता है कि स्टर्न महोदय ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग है आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। तो ये तीनों बुद्धि आपको याद रखना है, किसने बांटा है, स्टर्नबर्ग ने बांटा है, ठीक है। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत इसको कहा जाता है दोस्तों, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और सृजनात्मक। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है। अब बताइए कि जो बुद्धि है वो क्या है, किसके अनुसार, तो जीन पियाजे महोदय के अनुसार। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो बुद्धि है ये वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है ना, यानी कि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया ही क्या है, तो यही है आपका बुद्धि, किसके अनुसार, तो जीन पियाजे महोदय के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार यहाँ पर जो हो जाएगा, बुद्धि के 4 शब्दों से मिलकर के
बना है। अल्फ्रेड बीने के अनुसार कौन कौन? तो एक तो हो जाएगा आपका ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार ये चार है ना, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये चार शब्दों से मिलकर के बना है आपका बुद्धि। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? दोस्तों, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि जो है ये अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, टर्मन महोदय के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो टर्मन के अनुसार जो बुद्धि है ये अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया लगता है, नहीं सॉरी ये टर्मन है, स्टर्न है दोस्तों, मैं पढ़ने में गलत कर दिया, ये स्टर्न महोदय है ना, ऊपर है टर्मन महोदय। तो स्टर्न महोदय के अनुसार कह रहा है कि बुद्धि की क्या परिभाषा है। ठीक है, ये परिभाषा पूछ लिया जाता है बुद्धि का, तो टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार ये है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। ये किसके अनुसार है? स्टर्न के अनुसार। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर कि कनिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो कनिंघम के अनुसार जो बुद्धि की परिभाषा है वो कनिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या है? तो ये बुद्धि है। ये कथन किसका है भाई साहब? तो ये है आपका कनिंघम का। ठीक है, तो कनिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो सीखने की शक्ति ही क्या है? तो ये बुद्धि है। अगला है कि वैसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वैसलर के अनुसार बुद्धि जो है ये किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। ठीक है, तो वैसलर महोदय ने बुद्धि के बारे में क्या कहा? तो वैसलर महोदय के अनुसार जो बुद्धि है किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की जो सामूहिक योग्यता है वही क्या है? तो बुद्धि है। ठीक है, ये वैसलर के अनुसार है। तो सभी जो मनोवैज्ञानिक जो महत्वपूर्ण है उन बुद्धि का ये परिभाषा दिया गया है। अगला 88 नंबर है कि सामान्यतः जो है ये बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो ये मुख्य रूप से दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बुद्धि होती है? 3 प्रकार की आपकी बुद्धि होती है। ठीक है, कौन कौन? तो एक है आपका अमूर्त बुद्धि, दूसरा है आपका मूर्त बुद्धि और तीसरा है आपका सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो याद रहेगा है ना, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक, है ना। तो ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से बुद्धि है। अगला है 89 नंबर की प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? देखिए यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि जो कहा जाता है ये मूर्त बुद्धि को कहते हैं, है ना, मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। अगला है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा बताइए। अब है स्पीयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीयरमैन, क्योंकि स्पीयरमैन के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि है दोस्तों ये तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। ठीक है, तार्किक चिंतन करने की योग्यता ही क्या है? तो बुद्धि है। किसके अनुसार? तो स्पीयरमैन के अनुसार। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब ये सवाल आपको बताना है ना, कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था रुडोल्फ गायकल, है ना, रुडोल्फ गायकल उसका नाम था दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, 1590 में इन्होंने सबसे पहले इसका किया था। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती है। तो सामाजिक अंतःक्रियाएं किसे कहेंगे? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि किसी का सहयोग हो गया, है ना, सहयोग होगा तो ये थोड़ी होगा, है ना, हम किसी का सहयोग किया या कोई और हमें सहयोग किया, या सहानुभूति या त्याग या बलिदान। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के मध्य ये होने वाले परस्पर संबंध है, क्रिया है।
ठीक है, चलिए इसी को कहेंगे सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था। जी हाँ, अब बताइए कि प्राचीन काल में दोस्तों मनोविज्ञान का अर्थ क्या था। तो आत्मा का विज्ञान। जी हाँ, प्राचीन काल में क्या था इसका अर्थ। तो आत्मा का विज्ञान, इसको प्राचीन काल में इसको समझा जाता था, है ना, मनोविज्ञान का मतलब। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था। तो वो भैया आपका है अरस्तु महोदय। ठीक है, अरस्तु जो है इन्होंने ही मनोविज्ञान को क्या कहा था दोस्तों, आत्मा का विज्ञान, है ना। और आत्मा के विज्ञान प्राचीन समय में कहा जाता था आपको। ठीक है, किसको, तो मनोविज्ञान को। अगला प्रश्न है आपका कि 17वीं शताब्दी में, प्रश्न कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा। बताइए, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान या संपोनोलॉजी ने कहा था इसको। ठीक है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा जाता था दोस्तों 17वीं शताब्दी में। और यह किसने कहा था, तो पोम्पोनोजी, है ना, किसने कहा था, सॉरी पोम्पोनोजी इसका नाम है ना, पोम्पोनोजी ने ये कहा था दोस्तों कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है आपका कौन विज्ञान, मनोविज्ञान आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर की 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। तो 17वीं शताब्दी में कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान, 18वीं शताब्दी में इसको कहा जाता था चेतना का विज्ञान। ठीक है, क्या कहा जाता था 18वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान। और यह विलियम जेम्स या बुंट ने कहा था ना, विलियम जेम्स या बुंट ने इसको क्या कहा था, चेतना का विज्ञान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 97 की 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी याद रखिएगा। तो 20वीं शताब्दी में इसको कहा जाता था व्यवहार का विज्ञान। यह किसने कहा था, तो वाटसन ने कहा था दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान, है ना। मनोविज्ञान को क्या कहा गया 20वीं शताब्दी में, तो व्यवहार का विज्ञान। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जो है ये किसने लिखी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक 1903 ईस्वी में थॉर्नडाइक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किसने लिखी, थॉर्नडाइक के द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना। तो ये बना था आपका 2009 में, और इसको लागू कब किया गया था, अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिएगा। और ये दोनों सवाल मैं यहाँ पर दे दिया हूँ कि शिक्षा का अधिकार बना था आपका 2009 में, और इसको लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। लागू वाला भी पूछा जाता है, ये कब लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये सवाल तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में भी ये सवाल पूछा जाता है कि जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, है ना, इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी दोस्तों। अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 21 के 1 के तहत इसको रखा गया है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रश्न नंबर 102 नंबर कि शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के ए में इसको जोड़ा गया है। इसको कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तभी इसको जोड़ा गया था। और इसी में अनिवार्य किया गया कि 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं इसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना। तो अनुच्छेद 21 के ए हो गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है कि सीबीएसई कब बना भैया। तो सीबीएसई आपको फुल फॉर्म बताना है दोस्तों सभी लोगों को जो लोग देख रहे हैं, है ना। तो सीबीएसई कब बना, है ना। तो ये बना था कब, 1929 में। आपको सीबीएसई के फुल फॉर्म बताना है। प्रश्न है नेक्स्ट कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, है ना। तो एक कक्षा में
शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पर क्या होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, है ना। ये देख रहे ना, पहले शिक्षक दिया है फिर छात्र दिया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ये उलट के दे देगा, है ना, 30:1 दे देगा। ऑप्शन में ये भी रहेगा, ऑप्शन में 1:30 भी रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि शिक्षक अनुपात छात्र पूछ रहा है तो 1:30 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है, बताइए। शिक्षकों के लिए जो रिफ्रेशर कोर्स का जो आयोजन किया जाता है, ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किया जाता है ना। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट करना है। प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब सभी चीजों का विकास करना, है ना। बालकों का सभी चीजों का विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक ही उद्देश्य है। अगला है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब मैं कल आपको दूंगा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है आपका हिस्ट्री का दोस्तों, ठीक है। 1 लाइनर हिस्ट्री है और हिस्ट्री का आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये हिस्ट्री का, यहाँ पर लगभग 30-40 सवाल है। प्रश्न है आपका कि कांग्रेस ने और देखिए वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं भैया, तो एक बार लाइक तो कर दीजिएगा, है ना। क्लास आपकी शुरू हो गई है और थोड़ा सा तबीयत भी हमारा ठीक नहीं था, अभी खांसी सर्दी हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, ठीक है। सुबह सुबह डेली जाना पड़ता है, आप लोग को तो पता ही है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत अभी हैबिट नहीं है ना, क्योंकि पहले तो घर में रहते थे, अब है कि सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा सर्दी खांसी भी हो गया है, आवाज़ थोड़ा सा भारी हो गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था, कब किया था। देखिए एक तो पूछेगा पूर्ण स्वराज, एक पूछता है स्वराज सिर्फ, ठीक है। अगर पूछा सिर्फ स्वराज, है ना, सिर्फ स्वराज की मांग हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 ईस्वी में, ठीक है। अगर पूछे पूर्ण स्वराज तो ये हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर, पूरा डेट भी आप याद रख सकते हैं, 31 दिसंबर हुआ था 1929 को, लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा भी किए थे आपका, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, तो वही आपको है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था दोस्तों, आपका 26 जनवरी 1930 को आपका, ठीक है। और ये घोषणा कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा कर दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। देखिए जितने भी सवाल है ना, ये मैं सवाल आप लोगों को छाट के लेकर के आया हूँ, है ना। ये क्रीम है ना। ये सवाल क्या है, ये सवाल क्रीम सवाल है ना। हर एक एग्जाम के लिए ये क्रीम है ना। आप बीपीएससी में बैठ रहे हैं या कोई और एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो भैया ये सवाल को आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और एकदम हम छाट के ये मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आए, मॉडर्न हिस्ट्री से ही आजकल ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। दांडी मार्च कौन, हर एक सवाल एग्जाम में आपको दांडी मार्च पूछेगा। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से, ठीक है। 12 मार्च 1930 से ये शुरुआत हुई थी दोस्तों, और 6 अप्रैल तक ये आपकी दांडी मार्च चली थी आपकी, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 तक ये आपका चला था ये मार्च। इसमें टोटल गांधी जी ने 78 इसमें समर्थक थे आपके, ठीक है। गांधी जी के साथ कितने समर्थक थे ये पूछा जाता है, 78 ने, है ना, दांडी मार्च की शुरुआत की। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो
क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, जब ये आपका नमक कानून तोड़ा और उसी दिन से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी आपकी। ठीक है, तो 1930 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस से यात्रा से की थी। देखिए जो ये यात्रा हुआ था दोस्तों, है ना, जो गांधी जी का नमक दांडी यात्रा था, इसका मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस थे ये तुलना किए थे, है ना, तुलना किए थे और कहे थे कि नेपोलियन के एल्बा से पेरिस जो यात्रा हुआ था उसी प्रकार का ये यात्रा था आपका गांधी जी का नमक सत्याग्रह यात्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। भैया बहुत भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 1931 में दोस्तों अध्यक्षता होता है ना, 1931 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसकी अध्यक्षता किए थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता, याद रखिएगा। इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता। ये पूछा जाता है कि ये गांधी जी ने कब कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवादी नहीं मर सकता है, ये कब कहे थे, तो ये कहे थे आपको 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने बोला था आपका। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था आपका। अगला प्रश्न है कि सुखदेव सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुखदेव राजगुरु, है ना, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, है ना, ये तीन लोगों को फांसी दिया गया था दोस्तों आपका। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च, है ना, ये 23 मार्च को दिया गया था इनको फांसी दोस्तों। ठीक है, 23 मार्च 1931 को आपको इनको फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। एकदम याद रखिएगा, ये सभी सारे सवाल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इस पार्टी के पहले अध्यक्ष, सोशलिस्ट पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र देव, और इसके पहले सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1936 में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। पूछेगा कि इसके पहले महासचिव कौन थे, तो एन.जी. रंगा। कह रहा है किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये पूछेगा दोस्तों, हुकार जो पत्रिका थी, है ना, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था मई 1939 में। जी हाँ, और किसके द्वारा किया गया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, है ना, एकदम रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, आपको बताइएगा कमेंट करके ये कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी कौन था, तो माइकल ओडायर। इसकी हत्या किसने किया था, तो उधम सिंह। कहाँ किए थे, लंदन में जाकर ठोक के आए थे, है ना, वो थे उधम सिंह दोस्तों, है ना, कि लंदन में जाकर ठोक दिए थे किसको, तो माइकल ओडायर को, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी था आपका। ठीक है, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी, हजारों बूढ़े जवान बच्चों औरत सबकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, है ना। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को घटना ये हुई थी दोस्तों आपकी। ठीक है, अमृतसर की ये घटना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बताइए।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी, है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन याद रखना है। कह रहा है कि इस आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो महात्मा गांधी किए थे। अगला है कि इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940, शुरुआत महात्मा गांधी, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को एक लाइक वीक भी थोड़ा सा करते चलिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे, है ना। बहुत दिनों से क्लास आपकी बंद थी, अब फिर से हम आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी की क्लास हो, रेगुलर हो, है ना। चलिए जहाँ तक हो सकेगा, लेकिन देखिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं कि तैयारी नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगी आपकी वो अप्रैल के मई के बाद ही उम्मीद है कि एग्ज़ाम हो पाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। पहला तो पूछा ही जाता है ना, दूसरा भी पूछा जाता है। प्रथम क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, व्यक्तिगत सत्याग्रह ना, ये जो है ना सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ गया जी, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, वही पूछा जाता है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही आपसे पूछेगा मेरे भाई साहब कि इसके कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे आपके, है ना। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। दूसरा तो कई बार पूछा गया, हम खुद देखे हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, इसका प्रस्ताव जो है कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 42 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। इसकी शुरुआत कब होती है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में भाई साहब एक जो नारा है, जो बहुत महत्वपूर्ण नारा है, करो या मरो, तो ये नारा कौन दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने इस नारा को दिए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। और इसी ऑपरेशन जीरो आवर दोस्तों, है ना, 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है ना। ऑपरेशन जीरो आवर कहने का मतलब है ना, इसके तहत ही जितने भी बड़े बड़े नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, सभी को क्या कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, सभी को गिरफ्तार कर लिया। उसी में ना गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। आगे कह रहा है कि इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा था, ये पूछा जाता है। तो आगा खां पैलेस, जी हाँ, गांधी जी को कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके भारत छोड़ो आंदोलन में, तो आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जी को कहाँ रखा गया, तो अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया था। जी हाँ, तो वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया, तो सी राजगोपालाचारी ने। अगला सवाल है कि आजाद हिंद फौज का गठन, बहुत बढ़िया सवाल है। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में दोस्तों, किसने किया था, है ना, कैप्टन मोहन सिंह। किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह। इस बार भी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। बहुत सारे लोगों ने सुभाष चंद्र बोस मारे, जो गलत है, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया जर्मनी में दोस्तों, है ना। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया, जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, कहाँ, तो सिंगापुर में, है ना। अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया सुभाष चंद्र बोस ने, तो सिंगापुर में किया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था कब, देखिए कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 को। यहाँ सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो मुस्लिम लीग था, है ना, वो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए 6 जून 1946 को आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने, प्रश्न कह रहा है
कि कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था कब? तो कांग्रेस पार्टी ने जो कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत की वो 25 जून 1946 को इसको स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में आपका। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव जो हुआ था ये जुलाई 1946 में इसका चुनाव कराया गया था। प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा का पहला बैठक बहुत इंपॉर्टेंट था और अंतिम बैठक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपको नहीं याद है, डेट को याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए हुए कुछ नहीं होगा। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के हैं भाई? तो ये अपने बिहार के ही है सच्चिदानंद सिन्हा, जो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के दिन। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी कहाँ के थे? तो ये भी थे अपने बिहार के, और यही फिर जा करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं लगातार 2 कार्यकाल तक, है ना। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न कह रहा है भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था। तो माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ था? 3 जून 1947 को, याद रखिएगा। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो 3 जून 1947 को। प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। अगला है कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? बढ़िया सवाल है ना। तो मुस्लिम लीग के दोस्तों, है ना, प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो टोटल 5 सदस्य, है ना। प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। और मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस मनाया था कब? तो मुस्लिम लीग जो था दोस्तों ये मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। कौन सा दिवस मनाया? मुक्ति दिवस। अगला है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये अली बंधु ने किया था दोस्तों, है ना। अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन। बांटो और छोड़ो का नारा दिया कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था, बांटो और छोड़ो का नारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के सवाल थे। अब कुछ है ज्योग्राफी के सवाल है, देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी थोड़ा सा करते चलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे यहाँ जुड़ जाइएगा। ये नंबर आपको दिया गया है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल करके आप लाइव क्लास PDF नोट से पीछे जो क्लास हो गई है वो, है ना, उसका PDF नोट सब आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, कॉफी माने कहवा, तो कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है ब्राजील में। और ब्राजील है आपको दक्षिण अमेरिका महादेश में दोस्तों। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो कॉफी होता है ना। और भारत में कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो होता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, भारत में कॉफी तो कर्नाटक में हो गया। और चाय भारत में कहाँ होता है? तो चाय होता है सबसे अधिक आपका असम राज्य में। ठीक है, याद रखना है, चाय होता है असम राज्य में। प्रश्न है दोस्तों अगला कि लुफ्थहान्सा किस देश की एयरवेज है? देखिए, लुफ्थहान्सा जो है ना एक एयरवेज है
ठीक है, जहाज है तो ये जर्मनी का है दोस्तों। कहाँ का है? लुफ्थहान्सा, है ना, तो ये है आपका जर्मनी का। प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, तो विश्व का सबसे छोटका देश है ना, छोटकू, तो छोटका देश का नाम है दोस्तों वेटिकन सिटी। देखिए वेटिकन सिटी आपको कहां पर मिलेगा ग्लोब पर? तो अगर वर्ल्ड का मानचित्र अगर आप देखते हैं, है ना, तो देखिएगा ना इटली, है ना, इटली इस प्रकार से इटली देश है, इटली देश के बीच में है दोस्तों ये वेटिकन सिटी, है ना, इटली देश के अंदर में है वेटिकन सिटी। आपका विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, सर्वोच्च मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है केटू, है ना, केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, केटू मतलब गॉडविन ऑस्टिन। और केटू है कहां? तो ये जो काराकोरम है ना, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसी की सबसे ऊंची चोटी है ना। अगर आप हिमालय पर्वत देखिएगा, जैसे कि ये आपका जम्मू कश्मीर है, तो ये हिमालय देखिएगा ना, तो यहाँ पर है दोस्तों आपका काराकोरम, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, ये 4 श्रेणियां हैं। तो काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है इसी का नाम है क्या? तो ये है केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, ये 4 श्रेणी है जम्मू कश्मीर में दोस्तों, याद रखना क्रम से, है ना। काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, तीसरा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और चौथा है पीरपंजाल। ये 4 श्रेणी है, याद रखना है। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीरपंजाल है, ठीक ना। ये केटू है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना है? का है आपको जाना है क्या? सूर्य के पास जाना है। सूर्य के पास तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, जाते जाते क्या करेंगे? जल के भस्म हो जाएंगे तो, है ना। तो औसत दूरी कितना है? दूरी है दोस्तों 14.90 करोड़ किलोमीटर। ऐसे हम लोग लगभग बोलते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर है ना, 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो औसत दूरी है वो 14.90 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज, जी हाँ, जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये किसको किसको जोड़ता है? तो अगर आप भारत के मानचित्र को देखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है ये किस किस शहर को जोड़ता है, तो आपको पता चलेगा कि ये है दिल्ली, ये है मुंबई, ये है चेन्नई और ये है कोलकाता, है ना। ये 4 नगर को दोस्तों जोड़ता है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर दिल्ली, है ना। तो इसको कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये चतुर्भुज हो गया, भारत के 4 महानगरों को ये जोड़ता है आपका, ठीक है। तो ये आप यहां से जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं कि योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु में बांटा है? देखिए योजना आयोग जो है, योजना आयोग इसने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है दोस्तों? तो ये 15 क्षेत्र में बांटा है आपका, ठीक है। 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। किसने? तो योजना आयोग ने। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 2000 को इसकी स्थापना होती है ना। लेकिन योजना 15 मार्च 2000 नहीं, समझो 15 मार्च 1950 है भाई, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। लेकिन अब तो योजना आयोग खत्म हो गया, इसके जगह पर मोदी जी शुरू कर दिए नीति आयोग, है ना। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रश्न कह रहा है, अरे भाई काका लिख दिया गुरु शिखर, अच्छा उत्तर दे दिया, बता गड़बड़ चीज है। गुरु शिखर जो है एक चोटी है ना। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया, इसको मिटा दीजिएगा। गुरु शिखर क्या है दोस्तों? तो गुरु शिखर, है ना, ये सवाल है गुरु और ये है शिखर। तो गुरु शिखर एक है, गुरु शिखर जो है ना ये एक चोटी है, ठीक है। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भाई। यहाँ पर देखिएगा, है ना, यहाँ पर देखिएगा गुजरात में एक है अरावली पर्वत है, और अरावली की जब सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है क्या? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू में है, ठीक है। ये राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू में है गुरु शिखर, जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। अगला प्रश्न है कि गोकुल ग्राम योजना, है ना, गोकुल ग्राम योजना जो है ये किस राज्य की योजना है? तो ये गुजरात में चलता है, याद रखना है। अगला है कि तेलुगु ग्राम परियोजना के जल में हिस्सेदारी राज्य कौन सा है?
तेलुगु गंगा परियोजना भाई, तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदारी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत बताना है आपको। देखिए नर्मदा और ताप्ती, थोड़ा सा ये सब फिगर वाला है आपका क्वेश्चन। तो नर्मदा, ये है आपका नर्मदा नदी, ये है आपका ताप्ती नदी, है ना, और इसके बीच में है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, है ना। इसके बीच में कौन सी पर्वत है? सतपुड़ा के घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल, कविता है ना। तो ये जो है सतपुड़ा पर्वत इसके बीच में है, ऊपर है नर्मदा, नीचे है ताप्ती, दोनों को अलग करती है कौन? तो सतपुड़ा पर्वत, है ना। वही कह रहा है कि नदियों से घिरा पर्वत कौन सा है? तो ये दोनों से घिरा हुआ है ना सतपुड़ा, है ना, बहुत घने जंगल है। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रश्न कह रहा है कि संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? देखिए निकिल का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक कनाडा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? देखिए आपका जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ना, ये प्रायद्वीप आपको बता दिए, प्रायद्वीप की भारत की नदियां, अधिकतर नदियां देखिएगा कि इधर बंगाल की खाड़ी है ना, और इधर ही जाकर के वो क्या करती है? तो गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। लेकिन जो दो मुख्य नदी है ना, एक तो नर्मदा नदी है ना, ये कौन सी नदी है? ये है आपकी नर्मदा नदी। और इसके नीचे वाली कौन सी नदी है? ये है आपकी ताप्ती नदी। तो ये नर्मदा नदी जो है ये किधर बह रही है? ये पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो ये पूर्व की पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, है ना, नर्मदा नदी जो सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है आपको प्रायद्वीपीय भारत की, जो पूर्व की ओर न बह करके पश्चिम की ओर बहती है आपकी। अगला प्रश्न है कि कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिष्ठा किस राज्य में है? देखिए कुआं से जो ज्यादा सिंचाई होता है वो राजस्थान में, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा था कि नलकूप का प्रतिशत किस राज्य में अधिकतम है? तो नलकूप से अधिक उत्पादन जो सिंचाई होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, नलकूप से सिंचाई जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके, है ना। बहुत दिनों से इधर क्लास बंद थी और फिर से आपकी क्लास शुरुआत हो गई है ना। और इसमें आप जुड़ सकते हैं, अगर अभी आप नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें जुड़ जाइए। अभी मात्र 14-15 क्लास हुई है, अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुई है ना। तो आप इसमें जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास तो आपको बहुत दिन पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन इधर 20-25 दिन से आपकी क्लास बंद थी। थोड़ा सा हम बिजी थे इधर बीपीएससी में ट्रेनिंग में। ठीक है, तो अब फिर से आप सभी की क्लास होगी रात्रि में 9 बजे से। इसमें आपको डेली लाइव क्लास है, 7 बजे नहीं, इसको 9 बजे से कर लीजिएगा, क्योंकि अब दिन में टाइम नहीं रहा हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो इसमें 351 चार्ज है, आप पे करके इसमें जुड़ जाइएगा। और ये नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर, है ना, 7857824310 सक्षमता के लिए, और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से। ठीक है, और जो भी पे करेंगे तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूं। और पीछे जो क्लास हो गई है उसका पीडीएफ वीडियो आपको सारा नोट्स सब चीज़ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, पीछे वाला आप देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोस्तों क्वेश्चन हम आप सभी के लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। ये सवाल आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में जरूर से जरूर फंसेगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, और आप लोग को ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जितना पढ़ाते हैं बस पढ़ते चलिए। ठीक है, अभी एग्ज़ाम आपकी नहीं होगी, थोड़ा सा अभी टाइम है, और हमें उम्मीद है कि लग रहा है कि अब एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के बाद ही होने का उम्मीद है, क्योंकि जनवरी तो देखिए आधा आपका समाप्त हो गया है ना। अब जनवरी में तो उम्मीद नहीं है, फरवरी आपका फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल में आपका इलेक्शन है। ठीक है, तो इसको देखते हुए अभी लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम आप सभी की नहीं हो पाएगी। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके मित्र होंगे, जो भी तैयारी कर रहे होंगे,
है ना, जो भी आपके नियोजित शिक्षक होंगे, है ना, और उनको सक्षमता देना ही पड़ेगा, तभी वो राज्यकर्मी बन पाएंगे। और 3 मौका आप लोग को दिया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी बोला गया था, ठीक है, गांधी मैदान में। तो बहुत जल्द आप सभी की एग्ज़ाम होगी और आपकी तैयारी होती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट।